So hello guys, welcome back again in this video. So लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th NCERT की मैथमेटिक्स की बुक का जो चैप्टर 9 है सर्कल्स, उसके बारे में उस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.2 को हमने सॉल्व किया। तो अभी इस वीडियो में हम 9.2 एक्सरसाइज के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो कवर करेंगे। So next concept is about the angle subtended by an arc of a circle. So इसके पहले जो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट था दैट वाज द एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड। तो वहाँ पे हम जो कॉर्ड होता था वो किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता था उससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बट यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हम आर्क के द्वारा मतलब जो एंगल सबटेंड होता है सर्कल में वो यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आगे ये बता रहा है कि एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड अदर देन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल कट इट इनटू टू आर्क। तो कोई भी सर्कल है तो अगर डायमीटर को छोड़ दें, डायमीटर का केस अलग होता है वो मैं बताता हूँ। अगर डायमीटर के अलावा कोई भी आर्क है सर्कल का, मतलब कोई भी कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड के दोनों पॉइंट जो होते हैं, तो ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये सर्कल को दो मेजर आर्क में डिवाइड करते थे। एक मेजर आर्क ए बी ये हो गया जो बड़ा सा ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, और ये छोटा माइनर आर्क ए बी। तो एक माइनर आर्क बनता है और एक मेजर आर्क बाई द टू एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, ये हो गया। बट डायमीटर क्या होता है, डायमीटर दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है वो भी एक कॉर्ड ही है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ये सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बट ये क्या होता है, ये सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, पूरे सर्कल को, है ना। तो इसके ऊपर का जो ये पोर्शन होगा ये, और इसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो बराबर होगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है। सो आगे ये बताता है कि इफ़ यू टेक टू इक्वल कॉर्ड व्हाट कैन यू से अबाउट द साइज ऑफ द आर्क। तो अगर हम जैसे इस फिगर में दिया गया है, तो ये ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड लिया गया है, तो जो इनके थ्रू जो ये आर्क बन रहा है ना, तो ये दोनों आर्क के बारे में हम क्या कह सकते हैं वो पूछ रहा है। सो इज वन आर्क मेड बाय फर्स्ट कॉर्ड इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग आर्क मेड बाय अनदर कॉर्ड। तो ये वाला दो कॉर्ड है सी डी और ए बी, तो इसके थ्रू एक आर्क बन रहा है, मतलब ए बी के थ्रू जो आर्क बन रहा है वो ये मतलब ए बी कॉर्ड के थ्रू जो आर्क बन रहा है वो ए बी आर्क बन रहा है, और सी डी कॉर्ड के थ्रू जो आर्क बन रहा है वो सी डी आर्क बन रहा है, राइट, ये वाला। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। सो आगे उसका आंसर ये बताता है कि दे आर मोर देन जस्ट इक्वल इन लेंथ। तो इक्वल तो वही है बट वो इक्वल से भी ज़्यादा हैं। आगे वो बताता है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट हैं इन मतलब वही सेंस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि अगर एक आर्क को आप दूसरे आर्क के ऊपर रखते हो बिना बेंडिंग ट्विस्टिंग के, तो एक आर्क दूसरे आर्क को कम्प्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा। मतलब एक को उसके ऊपर रखोगे आप, अगर ये दोनों कॉर्ड मान लो इक्वल है, तो इसके थ्रू जो आर्क बन रही है, ये दोनों आर्क को आप अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा परफेक्टली फिट हो जाएगा। सो आगे यही बताता है कि यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट। तो ये जो फैक्ट बताया कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, तो वो बोल रहा है कि यू कैन वेरीफाई इट बाई कटिंग द आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सर्कल along CD and put it on the corresponding arc made by the equal chord AB। तो ये वाला जो आर्क बन रहा है और ये वाला जो आर्क है, अगर इसको आप कट करके एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही आपको कट करना है कि ये पूरा आप कट करो और इधर का ये पूरा पोर्शन कट करो, और इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे, मतलब परफेक्टली फिट हो जाएंगे। सो आगे वही बता रहा है कि यू विल फाइंड दैट द आर्क सी डी सुपर इम्पोजेज द आर्क बी ए बी कम्प्लीटली। सो ये चीज़ फिगर 9.13 में दिखाया गया। तो हमने समझा दिस शोज दैट इक्वल कॉर्ड मेक कॉन्ग्रुएंट आर्क एंड कन्वर्सली कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो किसी भी सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट आर्क बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क मतलब वो शेप और साइज में सेम हो गया। कॉन्ग्रुएंट जैसे ट्रेंगल होता था तो वो उनका शेप भी सेम होता था, और कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते थे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते थे वो भी सेम होते थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों सेम होगा, राइट। ये हमने
चैप्टर 7 में पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क मतलब इक्वल कॉर्ड जो होते हैं सर्कल के वो कॉन्ग्रुएंट आर्क बनाते हैं, और जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगे वो इक्वल कॉर्ड भी बनाएंगे, मतलब वाइस वर्सा भी होता है, राइट। सो ये हो गया। अब यू कैन स्टेट दिस एज ए फॉलोज, तो उसका जो स्टेटमेंट अभी जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, राइट। जैसे यहाँ पे दिया कि दो कॉर्ड सर्कल के अगर इक्वल हैं, देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, तो अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग आर्क हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कन्वर्सली मतलब उसका रिवर्स भी, इफ़ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा बोला जाता है कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। तो ये हो गया। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो आगे ये दिया गया कि also the angle subtended by an arc at the center is defined to be angle subtended by the corresponding chord at the center in the sense that the minor arc subtend the angle and major arc subtend the reflex angle। तो जैसे जो आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड होता है ना सेंटर पे, तो जैसे अगर पी क्यू ये आर्क हो गया और पी क्यू यहीं पे मान लो इस लाइन को ज्वाइन कर देते, तो अभी पहले इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कॉर्ड पी क्यू जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसकी बात करते थे। तो वही यहाँ पे बताया कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डिफाइंड टू बी, वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, वो भी इस तरीके से डिफाइंड होता है, वो भी एक एंगल सबटेंडेड बाई द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर। तो कॉर्ड जो होता है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उस कॉर्ड से बनने वाला, ये पी क्यू वाले कॉर्ड से ही आर्क पी क्यू आर्क बन रहा है, राइट। ये पी क्यू आर्क पी क्यू कॉर्ड से ही बन रहा है, तो पी क्यू कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनता है वही पी क्यू कॉर्ड से बनने वाले आर्क के थ्रू भी वही एंगल सेंटर पे बनेगा। तो उस तरीके से ये मतलब जो आर्क की बात करते हैं कि आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड होता है वो मतलब वो आर्क जिस कॉर्ड की वजह से बन रहा है वही एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा वो बता रहा है, राइट। एंड जो मेजर आर्क होता है, तो जैसे ये मेजर आर्क की अगर बात करें तो पी क्यू जो कॉर्ड है ये दो आर्क बनाएगा, राइट। एक माइनर आर्क पी क्यू और एक मेजर आर्क पी क्यू, जो ये बड़ा सा आर्क बन रहा है। तो ये वाला आर्क जो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, राइट। इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और जो ये छोटा वाला कॉर्ड है मतलब स्मॉल वाला आर्क है वो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाएगा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल और ये एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल मतलब 90 से ज़्यादा बनाएगा, ओके। Therefore, in the figure 9.1, the angle subtended by the minor arc PQ, minor arc PQ मतलब ये arc at O मतलब सेंटर पे is POQ, and the angle subtended by the major arc PQ ये मेजर आर्क की बात की है, at O is the reflex angle POQ। तो इसको जब मेजर आर्क के थ्रू जो ओ पे एंगल लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, और जो अगर माइनर आर्क के थ्रू ओ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो लिखेंगे तो उसको केवल जस्ट एंगल पी ओ क्यू बात करें। जब भी हम कुछ नहीं लगाएंगे तो मतलब वो एक्यूट एंगल की बात या नॉर्मल एंगल की बात कर रहे हैं, जब भी रिफ्लेक्स लगाएंगे समझे मतलब वो रिफ्लेक्स वाले एंगल की बात कर रहे हैं। In view of the property above, theorem 0.91, the following result is true। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये अभी बीच वाला ये ब्रैकेट में जो है इसको आप समझ भूल जाओ अभी, मतलब उसको मैं बताता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क मतलब कि क्या हुआ कि वो आर्क जो कि शेप और साइज में सेम होंगे, मतलब इक्वल आर्क जो होंगे। तो किसी भी सर्कल के जो इक्वल आर्क होंगे वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। यहाँ पे ये रिजल्ट दिया गया है। देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क एट द सेंटर। तो यही बताया ना, इसमें ये लिखा रहा है कि जो कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल सेम होगा उस कॉर्ड के थ्रू बने हुए माइनर आर्क के द्वारा जो एंगल पे सेंटर मतलब सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है। तो उस कॉर्ड के थ्रू जो माइनर आर्क बनता है वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वही एंगल वो कॉर्ड सेंटर पे भी मतलब वो आर्क जो उस कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है उस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं।
The following theorem gives the relationship between the angle subtended by an arc at the center and at a point of the पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे कोई पॉइंट हो तो कोई आर्क जो है वो एक तो एंगल ये सेंटर पे सबस्टेंड कर रही है, राइट। यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल सबस्टेंड कर रही है ये आर्क, और मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मान लो हमने सी पॉइंट ले लिया, तो यही आर्क जो है वो इस पे भी एक एंगल ये सबस्टेंड करेगी, राइट। ये एंगल की जो बात कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे सेंटर पे सबस्टेंड कर आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है, और सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लिया तो उस पॉइंट पे जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है वहाँ पे वो उससे रिलेटेड थ्योरम 9.7 है। तो थ्योरम 9.7 में क्या दिया गया है, थ्योरम 9.7 में दिया गया है कि एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो कोई भी आर्क है, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड करेगा वो एंगल उसी आर्क के द्वारा अगर सर्कल पे कोई पॉइंट लिया जाए और उस पॉइंट पे वो आर्क जितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है उस एंगल का डबल होगा, राइट। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल के थोड़ा समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रूफ में। तो यहाँ पे जो एक आर्क पी क्यू है, ये आर्क क्या है, ये आर्क पी क्यू है, राइट। तो ये सर्कल का आर्क पी क्यू है जो कि सेंटर पे पी ओ क्यू एंगल, ये यहाँ पे पी ओ क्यू एंगल सबस्टेंड कर रहा है, एंड पी ओ क्यू, और एक हमने सर्कल पे पॉइंट ए लिया तो सेंटर पे क्या है पी ओ क्यू एंगल सबस्टेंड कर रहा है, और जो सर्कल पे पी ए क्यू ये वाला एंगल सबस्टेंड कर रहा है, यही आर्क, राइट। ये आर्क देखो तो ये पॉइंट पे मतलब ये आर्क के थ्रू जो पॉइंट ए है उस पे एंगल पी ए क्यू सबस्टेंड कर रहा है। तो पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये मतलब रिमेनिंग पार्ट मतलब ये आर्क यहाँ तक ले लिए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हुआ, ये रिमेनिंग पार्ट हुआ। तो इस पर एक कोई पॉइंट ले लिया तो इस आर्क के थ्रू सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट पे जो एंगल सबस्टेंड करता है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल लिखा है। वी नीड टू प्रूव दैट, तो एंगल पी ओ की जो थ्योरम 9.7 में बोला है कि सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है वो एंगल जो सर्कल पे कोई पॉइंट लिया है जो उस आर्क के थ्रू एंगल सबस्टेंड हो रहा है उस पॉइंट पे, उस मतलब उसका डबल होगा। तो सेंटर वाला एंगल जो है सर्कल वाले पॉइंट वाले जो एंगल से डबल होगा, तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द एंगल पी ओ क्यू ये हो गया, ओके। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 केसेज बनते हैं। 3 केसेज में ये होता है कि पहला केस जो है आर्क पी क्यू माइनर है, तब कैसे प्रूव करेंगे। तीसरा केस होता है कि आर्क जो पी क्यू है वो मेजर है, तो पी क्यू ये वाला जो आर्क बन रहा है ये तो ये माइनर आर्क हो गया, और ये वाले आर्क की बात करें, राइट। पहले वाले में ये माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाले की आर्क की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो केस है पी क्यू अगर सेमी सर्कल है, तो चूँकि आर्क जो लिया है वो सेमी सर्कल पे भी हो सकता है ना, पूरा मतलब आधा सर्कल ही ले लिया, तो वहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 केसेज बनेंगे, 3 डिफरेंट केसेज को हम 1 बाय 1 कैसे देखते हैं उसको प्रूव करके, है ना। सो सबसे पहले हम जो ए ओ है उसको ज्वाइन कर देते हैं, एक्सटेंडिंग इट टू बी पॉइंट बी। तो ए और ओ जो सर्कल का सेंटर है और जो सर्कल पे एक पॉइंट लिया, उन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं और उसको बी पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं, है ना। बी एक आर्बिट्री पॉइंट इन बिटवीन यहाँ पे ले लिया है। इन ऑल द केसेज जो एंगल बी ओ क्यू होगा, तो एंगल बी ओ क्यू मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। ये एंगल बी ओ क्यू हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल बी ओ क्यू हो गया। एंगल ओ ए क्यू, तो एंगल ओ ए क्यू क्या है, एंगल ओ यहाँ पे है, ओ ऊपर है, ए ऊपर है, राइट, ये यहाँ पे ए है, तो ओ ए क्यू मतलब ये वाला एंगल, और ए क्यू ए मतलब ए क्यू ये वाले एंगल। तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल का जो समेसन है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कोई भी ट्रायंगल है, राइट, अगर ये कोई एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो ये वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर
एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इज टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो दो अपोजिट टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाले और ये वाले, राइट, तो इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी वही केस लग रहा है। तो किसी भी एंगल का, मान लो ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अदर टू जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, ऐसा आप समझो। तो ये एक ट्रेंगल है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल। अब मान लो वही चीज़ हम यहाँ पे ले लेते, मान लो यहाँ पे ऐसे इसको एक्सटेंड किया, तो ये उस केस में ये वाला एंगल का सम इसके और इसके बराबर होता है ना, ये इसके और इसके बराबर का सम जो होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा। यही यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है। फिर OA और OQ जो है वो बराबर होंगे। अब यहाँ पे मैं फिगर फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक PQ पॉइंट था, कॉर्ड नहीं लेना था, हमें आर्क लेना था, राइट। सो ये P है, ये पॉइंट Q है, ये सर्कल का सेंटर है ना, ये पॉइंट O हो गया और यहाँ पे पॉइंट A ले लिया, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो OA क्या है, OA इसको हमने डॉट डॉट करके ऐसे मिलाया था पॉइंट B तक, राइट। तो OA क्या है, OA और OQ ये Q पॉइंट है। तो OQ OA ये वाला और ये वाला दोनों रेडियस ही सर्कल का, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर एंगल जो है QA अच्छा OAQ मतलब ये वाला एंगल, और OQA मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, जो कि वो थ्योरम 7.5 के थ्रू। तो थ्योरम 7.5 में क्या है कि सो OA एंड OQ, सो ये हो गया। ये थ्योरम 7.5 में क्या होता है कि किसी ट्रेंगल में, कोई ट्रेंगल है ना, तो कोई ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा, मतलब मान लो ये साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये जो एक ट्रेंगल बन रहा है उसमें ये और ये साइड इक्वल है, राइट, क्योंकि ये रेडियस है यहाँ से, तो ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो OAQ और OQA जो एंगल है वो इक्वल होगा। अब हमने ऊपर एंगल BOQ जो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर लिखा था, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अगर बराबर है तो वहाँ पे OAQ की जगह पे, मतलब OQA की जगह पे OAQ पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ OAQ हो गया है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। फिर जो सिमिलरली जो है हम अब दूसरा एक्सटीरियर एंगल BOP, ये वाला एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो इस वाले ट्रेंगल की बात करें तो ये वाला एंगल का सम इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा, राइट, ये दोनों एंगल के सम के बराबर। और उसी में फिर ये दोनों भी रेडियस ही होंगे और इसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे। जैसे जैसे वहाँ पे स्टेप किया वही स्टेप करते जाओगे, तो एंगल BOP जो होगा वो एंगल OAP के 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAP होगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ओके। अब BOQ और BOP जो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 बन रही थी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दिया। तो इन दोनों एंगल का मतलब ये आधा एंगल और ये आधा एंगल मिलाओगे तो ये पूरा एंगल POQ के बराबर ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से POQ एंगल आ गया, और जो एंगल OAP है मतलब ये वाले एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल PAQ बन जाएगा वो। तो इस पूरे को ऐड करोगे तो इससे एंगल PAQ आ गया, तो वो 2 तो आगे था, ये तो 2 टाइम्स हो गया। तो अब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एंगल जो है PAQ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द एंगल, मतलब POQ एंगल 2 टाइम्स ऑफ द एंगल POQ के बराबर है। तो सेंटर जो आर्क PQ जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई पॉइंट लिया तो उस पे उसी आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है उस एंगल का 2 टाइम्स है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है।
तो ये अभी हमने केस 1 की बात किया। अब उसके बाद हम केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस सेकंड मतलब केस सेकंड थर्ड की बात कर लेते हैं, केस सेकंड अभी आगे पढ़ेंगे। तो केस थर्ड में क्या है कि पी क्यू अगर मेजर आर्क मानते हैं तब क्या होगा, तो पी क्यू अगर मेजर आर्क लेते हैं तो ऐसे ही प्रूव करेंगे, बट वहाँ पे जो एंगल पी ओ क्यू है उसकी जगह रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू लिख देंगे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स लिखेंगे। तो जैसे वो केस ऊपर हम समझ लेते हैं, तो प्रूफ तो हमें वैसे ही करना है। तो जैसे यहाँ पे है तो ये पी क्यू आर्क है, तो पी क्यू आर्क में ए और क्यू को ऐसे आगे मतलब एक्सटेंड करते हुए बी पॉइंट तक ले आए हैं, तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन ही रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला जो एंगल है, दैट एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल पहले जो, अगर हम यहाँ पे आप समझोगे तो क्या लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ये एक्सटीरियर एंगल लो, ये इसके सम के बराबर होगा, फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाले एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली ये एंगल लो और ये दोनों, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो, दोनों को ऐसे जोड़ दोगे तो इसका समेशन और यहाँ पे इन दोनों के समेशन के मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ओके। तो वैसे ही वो स्टेप करते जाएंगे जैसा अभी हमने ऊपर किया है, तो वहाँ से वो आ जाएगा। तब भी अगर आपको मतलब प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, डाउट होता है, तो आप बताना, मैं उसको स्टेप्स को कोई वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा उसी लेक्चर सीरीज में। तो यहाँ से ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू विल बी ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू आ गया। अब सपोज वी ज्वाइन द पॉइंट पी एंड क्यू एंड form a chord PQ in the above figure, then the PAQ is also called the angle formed by the segment PAQP। तो जो PAQ एंगल है वो जो यहाँ पे है ना, तो PAQ जो एंगल है वो जो सेगमेंट है, ये PAQ जो ये वाला एंगल है, ये एंगल फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट PAQP लिखा होगा, राइट? वही एक बार जस्ट कंफर्म लेते, PAQP, यस, PAQP जो सेगमेंट है उसके थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है उसको मतलब वैसा बोलेंगे। तो जो एंगल PAQ है इसको हम क्या बोलेंगे कि माइनर आर्क PQ के थ्रू पॉइंट A पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो बोलते हैं। बट इसी एंगल को हम PAQP, ये वाला जो सेगमेंट है, ये PAQ सेगमेंट मतलब जब ये वाला हुआ था ना, तो जैसे ये हो गया तो यहाँ पे एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बड़ा वाला बन गया, और एक सेगमेंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो बीच वाला ऐसा बन रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गए, तो ये एक पूरा सेगमेंट बना। तो इस सेगमेंट के द्वारा पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है उसको भी वही सेम एंगल बोलेंगे, तो वही यहाँ पे बता रहा है, ओके। सो POQ इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट PAQP। तो PAQP सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वही PAQ एंगल है, तो उसको ये भी बोलेंगे। तो कभी मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि एक सेगमेंट PAQP सेगमेंट में एक एंगल PAQ फॉर्म हो रहा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सेगमेंट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब जो हमारा थ्योरम 9.7 में है, A कैन बी एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो इफ यू टेक एन अदर पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो अगर ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई पॉइंट, तो एक तो जब ये आर्क PQ ले लिया तो एक तो ये सर्कल का पार्ट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट यहाँ से ले करके यहाँ तक जो ये पूरा पोर्शन है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इस पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो अब वहाँ पे C पॉइंट ले लिया, तो C पॉइंट जब लेंगे तो वो भी जो POQ एंगल है वो एंगल 2 टाइम्स ऑफ द एंगल PCO। तो वही कॉन्सेप्ट से ये वाला मतलब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई पॉइंट पे आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका 2 टाइम्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि PCQ और PAQ बराबर होगा। तो मतलब ये हो गया कि जो सेम सेगमेंट के थ्रू, तो उससे एक ये थ्योरम प्रूफ होती है कि थ्योरम 9.2 कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो जो किसी भी आर्क के थ्रू, तो एक आर्क है मान लो ये PQ, तो इस आर्क के थ्रू जो
सर्कल के एक सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा, राइट, मान लो यहाँ पे हमने डी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने डी पॉइंट ले लिया, तो डी पॉइंट पे भी ऐसा एक एंगल बनाएंगे तो ये भी इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे ई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ के एंगल बनाएंगे, मतलब ये वाला ई पॉइंट आके यहाँ पे मिलेगा, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो सेम सेगमेंट में एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो वही यहाँ पे इस थ्योरम 9.8 में बोल रहा है। अगेन लेट अस डिस्कस द सेकंड ऑफ द थ्योरम 9.8। तो जो थ्योरम यहाँ 10.8 लिखा है, यहाँ पे आई थिंक 9.7 होगा। ओके, ये कुछ टाइपिंग एरर हो गया क्योंकि सेकंड केस को हमने नहीं डिस्कस किया ऊपर। तो जो सेकंड केस है उसको हमने फर्स्ट और थर्ड डिस्कस कर लिया था, हमने वो बताया था कि सेकंड केस जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड केस में जो एंगल पी ए क्यू था, तो सेकंड केस में क्या था कि जो पी क्यू वाला जो आर्क था वो सेमी सर्कल पे था, मतलब वो दो इक्वल आर्क में डिवाइड होता, इसमें कोई मेजर और माइनर नहीं होता था। जो पी क्यू आर्क था वो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता था। और सेमी सर्कल वगैरह क्या होता है वो सब हमने बताया था कि जो पी क्यू कॉर्ड है वो अगर डायामीटर होगी तो उसके थ्रू दो इक्वल आर्क बनेंगे। तो जो थर्ड सेकंड वाले केस में तो पी ए क्यू एंगल जो है यही सेंटर यहाँ पे था, तो पी ओ क्यू, तो ये पी ओ क्यू जो एंगल है वो 180 डिग्री है, राइट। पी ए क्यू इज एन एंगल इन द सेगमेंट व्हिच इज द सेमी सर्कल ऑल्सो। तो पी ए क्यू जो है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए था, पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू जो है ये तो एक लाइन है, तो लाइन में ये एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। और जो सर्कल पे कोई पॉइंट लिया तो वहाँ पे ए पॉइंट ही ले लिया, तो पी ए क्यू एंगल इज द इन द सेगमेंट व्हिच इज द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में एक पॉइंट ए लिया, तो इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है पी ए क्यू विल बी हाफ ऑफ द एंगल पी ओ क्यू। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हाफ ऑफ द एंगल पी ओ क्यू होगा, चूँकि हमने यही पढ़ा था ना कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट, पी ए क्यू। तो वही पी ए क्यू इधर है तो दो इधर आ जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ द एंगल पी ओ क्यू वही यहाँ पे लिखा गया है। तो पी ओ क्यू एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री ये हो गया। ओके, सो if you take any other point C on the semicircle again you get PCQ 90। तो यहाँ पे मान लो कोई भी हमने पहले A पॉइंट लिया, अब मान लो यहाँ पे हमने C पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने B पॉइंट ले लिया, तो कोई भी पॉइंट आप लोगे तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो जब अगर PQ जो है वो अगर डायमीटर मतलब PQ कॉर्ड है, अगर वो डायमीटर होगा मतलब डायमीटर के थ्रू जो आर्क बनेगा, तो मतलब सेमी सर्कल वाला जो आर्क होगा वो 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो वही यहाँ पे आ रहा है। देयरफॉर यू फाइंड द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ से सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे यहाँ पे भी मान लो एक पॉइंट ले लिया तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लिया मान लो इस सर्कल पे, तो यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। ओके, मतलब यहीं तक रहेगा ये पॉइंट तक। ओके, सो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है। द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 9.8 इज ऑल्सो ट्रू। तो 9.8 थ्योरम क्या थी? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये तो हमने ऊपर बताया था कि सर्कल के एक सेगमेंट में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ओके, सो इसका कन्वर्स क्या होगा? तो इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट है ना, कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट लाइन ऑन ए सर्कल दे आर कॉन्साइक्लिक। तो जितने, अगर कॉन्साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट्स है अगर वो कॉन्साइक्लिक है तो मतलब वो सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ थ्योरम 9.9 का। तो थ्योरम 9.9 का जो ये मतलब हुआ, इसमें ये हुआ कि अगर एक सर्कल है, राइट, अब इस सर्कल में हमने 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल
एट टू अदर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिया सर्कल में, ए और बी, राइट, ए बी पॉइंट ले लिया। अब ये ए बी पॉइंट 2 अदर पॉइंट ले लिया, सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया डी। ओके, तो ये पॉइंट डी ले लिया। 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को कंटेन करने वाले, मतलब जो ये लाइन सेगमेंट को कंटेन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके सेम ही साइड में हमने पॉइंट को लिया है, राइट। 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल, तो दे आर कॉन्साइक्लिक इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल। तो ये इस पॉइंट पे मतलब 2 अदर पॉइंट हमने लिया है ना, जो कि सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो उस सेम ही साइड में, मतलब ये लाइन सेगमेंट को कंटेन करने वाला जो लाइन है उसके सेम साइड में अगर 2 पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल एंगल अगर सबटेंड करती है, तो मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक एंगल इस पे सबटेंड कर रही थी, ये एंगल बन रहा है, यही लाइन इस पॉइंट पे एंगल जो सबटेंड कर रही है वो ये एंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ए बी सी डी जो चारों पॉइंट हैं वो कॉन्साइक्लिक होंगे, वही यहाँ पे बता रहा है। तो इसको आगे कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं। सो यू कैन सी द ट्रूथ ऑफ दिस रिजल्ट एज फॉलोज। तो इसमें एक फिगर हमें 9.7 ये हमने बनाया, मतलब बनाया गया है इसमें। तो फिगर 9.7 में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है व्हिच सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट सी एंड डी। तो सी और डी हमने 2 अदर पॉइंट हैं और ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये इस पे एक इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो एंगल ए सी बी जो है और एंगल ए डी बी है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हैं, ये सा दिया गया है। टू शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी लाइन ऑन अ सर्कल, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल थ्रू पॉइंट ए सी बी। तो ए सी बी एक इससे पास होता हुआ एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और इससे अब चारों कॉन्सेंट्रिक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि डी पॉइंट भी इसी सर्कल पे लाई करता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सपोज इट डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट डी। तो हमने एक सर्कल ए सी बी से पास होता हुआ ड्रॉ किया जो कि डी पॉइंट से नहीं जाता है। देन इट विल इंटरसेक्ट ए डी और एक्सटेंडेड ए डी। तो ए डी को, ये ए डी को या तो इंटरसेक्ट करेगा ई पॉइंट पे या तो ए डी को एक्सटेंड करके ई डैश पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा माने, मतलब सपोज कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। सपोज इट डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, मान लो ये डी पॉइंट से नहीं पास हो रहा है, तो ये जो है ये सर्कल जो है वो ई पॉइंट से पास हो रहा है या तो ए डी को एक्सटेंड करते हुए ई डैश पॉइंट से, मतलब इधर भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो डी से नहीं पास हो रहा है सर्कल, तो या तो ई से, मतलब उससे कम से भी पास हो सकता है, उससे ज़्यादा से भी पास हो सकता है। तो एक्सटेंड करके जो पोर्शन पॉइंट आया है वो ई डैश आया और उसके पहले इंटरसेक्ट करते हुए जब जा रहा है तो वो ई डैश से जा रहा है। सो इफ पॉइंट ए एंड सी एंड ई एंड बी लाई ऑन ए सर्कल, तो अब चूंकि हम जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ए सी बी से वो ई से पास हो रहा है, ऐसा हमने सपोज किया है। तो अब ई से पास हो रहा है तो मतलब जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये सेम ही, मतलब एक ही आर्क के थ्रू जो है आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी के थ्रू ही मतलब एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो वो एंगल दोनों सेम हो गए। अभी हमने ऊपर थ्योरम में पढ़ा था कि एक ही आर्क के थ्रू जो 2 एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेम ही साइड में, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने वो थ्योरम पढ़ा था थ्योरम में। तो अब ए सी बी ए ई बी के बराबर है और ए सी बी ए डी बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बी और ए सी बी आपस में बराबर होंगे। तो ए सी बी और ए डी बी आपस में बराबर यहाँ से प्रूव हो जाएगा, चूँकि ए सी बी ए डी बी के बराबर है और ए सी बी ए ई बी के बराबर है। तो ए सी बी जो है वो ए डी बी के बराबर, मतलब अच्छा था, तो हाँ ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ए डी बी जो है ए ई बी के बराबर होगा, क्योंकि ए सी बी ए डी बी के बराबर है और सेम ए सी बी ए ई बी के बराबर है, मतलब कि तो उसका मतलब ये होगा कि ए डी बी और ए ई बी जो एंगल है वो बराबर होगा। तो वो यहाँ पे दिया गया है नीचे, तो ए ई बी और ए डी बी एंगल बराबर होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस द ई कोइंसाइड द पॉइंट डी। तो ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट ई पॉइंट डी पे कोइंसाइड करे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। या तो ई और ई डैश भी
इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ई डैश शुड ऑल्सो कोइंसाइड विद डी। तो उस केस में मतलब ये वाले एंगल को कंसीडर करते, जैसे जैसे जो स्टेप किया है ई के लिए, वही ई डैश को लेकर के ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए सी ई डैश और बी से अगर सर्कल पास हो रहा है तो मतलब ई डैश को डी से कोइंसाइड करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे प्रूव किया है कि जब तक वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब डी और ई डैश जब तक कोइंसाइड नहीं होगा जब तक वो पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसे। तो है ना, चूँकि ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा राइट कि कैसे पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि ये वाला एंगल के बराबर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये एंगल तभी बराबर है क्योंकि ए बी एंगल क्या है, ए बी एंगल मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं, और ए डी बी एंगल मतलब यहाँ वाले एंगल की बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट ई पॉइंट डी से कोइंसाइड करे। तो उसी तरीके से दूसरे केस में ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करेंगे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ई डैश और डी पे कोइंसाइड हो। तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखा गया है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD is called the cyclic if all the four vertices of it lie on a circle। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला पॉलिनोमियल राइट। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो साइक्लिक तब कहलाएगा जब इसके चारों के चारों वर्टिक्स जो होते हैं वो एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यू विल फाइंड ए पेक्यूलियर प्रॉपर्टी इन सच ए क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक पेक्यूलियर मतलब एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है आगे देखेंगे। उसमें ये बोल रहा है फिर आगे आपको कि ड्रा सेवरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ डिफरेंट साइड एंड नेम ईच ऑफ दिस एज ABCD। तो अलग अलग साइड, जैसे यहाँ पे एक ये दिखाया है, दूसरा आप ऐसे ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तीसरा फिर आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ओके, तो अलग अलग मतलब अलग अलग साइड डिफरेंट साइड्स के आप क्या कहते हैं बहुत सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करो, है ना। देयर आर टू मेनी पॉसिबिलिटी बाय varying the size of each sides. So this can be done by drawing several circles of different radii and taking 4 points on each of them। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, फिर दूसरा होता है कि आप अलग अलग रेडियस के छोटे बड़े रेडियस ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करो और सब में ABCD के मतलब ऐसे 4 क्वाड्रिलेट मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दो। सो टेकिंग 4 पॉइंट ऑन ईच ऑफ देम, मेजर द अपोजिट एंगल एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो जितना भी आप ड्रॉ कर रहे हो सारे सर्कल में क्वाड्रिलेटरल ABCD में, आपको एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इनका जो मेजरमेंट है ये सारे एंगल आप मेजर करो ड्रॉ करने के बाद, और उसको आप यहाँ पे लिखो। तो सपोज आप 6 क्वाड्रिलेटरल को 6 सर्कल में बनाए हो, तो हर एक केस के लिए A B मतलब A एंगल क्या होगा सब केस में वो लिखो, बी एंगल क्या होगा वो सब केस में लिखो, सी लिखो, डी लिखो। इसी तरीके से मतलब चारों एंगल को आप सारे केसेज के लिए लिखो। फिर आप ए और सी एंगल का जो सम होगा वो यहाँ पे लिखो, और बी और डी एंगल का जो सम होगा वो इस कॉलम में लिखो राइट। तो यहाँ पे ए और सी एंगल का सम यहाँ पे लिखना है, और बी और डी एंगल का जो सम है सारे केसेज के लिए यहाँ पे लिखना है। तो व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द टेबल, जब आप ऐसा करोगे तो क्या टेबल से मिलेगा, उसका क्वेश्चन आंसर नीचे दिया गया है। तो उसमें आंसर में ये दिया गया है कि यू विल फाइंड दैट ए एंड सी का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, एंड बी और डी का जो सम है वो भी 180 डिग्री आएगा, नेग्लेक्टिंग द एरर इन द मेजरमेंट। तो आप हो सकता है मेजर करो तो आपको 179 डिग्री मिल जाए, क्योंकि आपको मेजर जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे एंगल को, तो हो सकता है आपको देखने में या मेजरमेंट में आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। तो मतलब सबकी भी ह्यूमन एरर तो रहता है मेजरमेंट की एक्यूरेसी में, तो आप मतलब जब हम लोग मेजर करेंगे तो उसमें उतना एक्यूरेट उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वी विल गेट एंगल समवेयर अराउंड दिस नंबर 180। तो वी कैन गेट 181, वी कैन गेट 179, 179.5 समथिंग अराउंड दिस वी विल गेट राइट। सो आपको मतलब जो एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री मिलेगा, बी और डी एंगल का सम भी 180 डिग्री मिलेगा। तो इससे एक थ्योरम निकलती है 9.10। तो इसमें ये बताता है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जैसा कि भी हमने जैसे ये फिगर है
है ना। यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो इसमें दो अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये एंगल अपोजिट होगा, और ये एंगल। तो अपोजिट एंगल के दो पेयर होंगे। तो वही बोला कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो ये एंगल तो अपोजिट है, तो आइदर पेयर मतलब कि एक पेयर ये बन रहा है ए और सी का पेयर, ए और सी का पेयर बन रहा है, दूसरा बी और डी का पेयर। तो किसी भी पेयर का वो जो यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ आइदर पेयर, तो आप ए और सी अपोजिट एंगल का पेयर बन रहा है, बी और डी, राइट। तो कोई भी पेयर लोगे तो उस अपोजिट एंगल के पेयर का जो सम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होगा। वही ये थ्योरम 9.2 में 9.10 में बताया है। ओके, इन फैक्ट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम व्हिच इज स्टेटेड बिलो इज आल्सो ट्रू। तो कन्वर्स का मतलब पहले भी मैंने बताया कि मतलब इसका जस्ट रिवर्स करने पर भी वो सही होगा। तो रिवर्स मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें अपोजिट एंगल के पेयर का सम, अपोजिट एंगल के पेयर मतलब अपोजिट एंगल्स के पेयर का जो सम है, मतलब पेयर्स का मतलब वही समझ लो, मतलब दो को साथ में लिया तो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर बन रहा है, अगर उन एंगल्स का सम आप निकालोगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर वो 180 डिग्री आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। वही हुआ। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का जो पेयर एंगल मतलब अपोजिट एंगल्स का जो पेयर बन रहा है उनका सम निकालेंगे तब 180 डिग्री आएगा। और उल्टा भी उसका बोल सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो अगर उनके अपोजिट एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो यू कैन सी द ट्रूथ ऑफ दिस थ्योरम बाय फॉलोइंग ए मेथड सिमिलर टू द मेथड अडॉप्टेड इन द थ्योरम 9.9। तो थ्योरम 9.9 में जो हमने मेथड देखा था उसको करते हुए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। फिर आगे हमारा एग्जाम्पल 2 दिया गया है। सो एग्जाम्पल 2 में दिया गया है कि एक फिगर है 9.19। तो फिगर 9.19 ये दिया गया, ए बी इज अ डायमीटर। तो ए बी एक डायमीटर है ऑफ ए सर्कल एंड सी डी इज अ कॉर्ड। तो सी डी एक कॉर्ड है, ए बी डायमीटर है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सी डी का जो मतलब कॉर्ड की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। तो AC और ये BD जो है इसको जब एक्सटेंड करते हैं तो वो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल AEB बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो आगे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया। तो हमने OC, OD और BC ये 3 पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये दोनों तो सर्कल ही हैं और ये वाला सर्कल के बराबर है, तो ये तीनों साइड इक्वल होंगे। ओके, तो OC, OD और CD तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो OD, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रायंगल ODC बन रहा है, ये ट्रायंगल ODC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी, इंटीरियर एंगल भी सेम होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल COD बनेगा, ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा, है ना। अब जो CBD एंगल है, CBD ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हाफ ऑफ द एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द एंगल COD। तो हमने वही पढ़ा था कि जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एंगल टेकन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट टेकन ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो थ्योरम हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे जो CD वाला जो आर्क है वो O पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल CBD। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, राइट। तो COD एंगल हमें पता है, अभी ऊपर हमने लिखा। तो जो CBD एंगल हो गया, क्योंकि 2 इधर जाए तो ये हाफ हो जाएगा, तो CBD जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, है ना। तो CBD एंगल, ये एंगल हमने निकाल लिया है। फिर जो ACB एंगल है, ACB, तो ACB क्या है, ये AB क्या है, डायमीटर है। डायमीटर है तो जो अभी हमने पढ़ा था कि सेमी सर्कल में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो मतलब डायमीटर के थ्रू जो एंगल इस पे सबटेंड को हो रहा है तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ACB जो है वो 90 डिग्री हो गया। हमने वो पढ़ा था ना कि सेमी सर्कल में कोई पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट पे जो एंगल डायमीटर के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा उस पॉइंट पे
वो 90 डिग्री होगा, वो हमने पढ़ा था केस 2 में। सो ACB पता चल गया, CBD हमने निकाल लिया, और BC जो है तो हमें क्या BCE, तो ये BC वाला जो एंगल है ये वाला राइट, ये BCE, ये पूरे एंगल डॉट वाली लाइन से ले रहे हैं राइट, ये BC एंगल की बात कर रहे हैं। तो BC एंगल विल बी 180 माइनस ACB एंगल। तो ACB एंगल क्या है, ACB हमने अभी निकाला कि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे काफ़ी घोच पेच हो गया है। आई विल जस्ट इरेज ऑल द थिंग्स एंड राइट इट फ्रेशली। सो ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री है राइट, और BCE है ना, BCE एंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल। तो ये पूरा एक लाइन है, तो ये एंगल में से मतलब 180, ये पूरे ये वाला एक लाइन है, तो ये मतलब पूरा का पूरा एंगल, ये दोनों एंगल सम करोगे तो 180 आएगा। तो 180 में से जो ये एंगल ACB एंगल बन रहा है, उस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये BC वाला जो एंगल है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से BC एंगल 90 डिग्री मिल गया, और CEB एंगल जो है, जो ये CEB जो का एंगल है वो 90 माइनस ऑफ व्हाट, 90 माइनस ऑफ दिस 30 डिग्री। ओके, सो इसमें 90 माइनस 30 ये कहाँ से लिया है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि ये एंगल 90 है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक एंगल ये 90 डिग्री अगर आ रहा है, तो इन दोनों एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये एंगल BC मतलब EBC या CBE बोले, जो भी बोलो ना, B क्या लिखा है यहाँ पे, CBE राइट, क्या लिखा है हमने, ACB लिखा है राइट। सो इन द स्टार्टिंग वी हैव राइट इट दिस एंगल AC, अच्छा BCE, ओके। सो दिस एंगल इज, हाँ, सो एंगल CBD राइट। पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला, एंगल CBD निकाला था सबसे पहले। तो CBD एंगल तो मतलब यही एंगल की बात हो रही राइट। तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया है, और ये एंगल हमने अभी 90 यहाँ से निकाला, ये एंगल यहाँ से क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब उसमें से अगर दोनों एंगल का सम निकाल देंगे, मतलब 90 माइनस कर दिया, 30 माइनस कर दिया, तीनों एंगल का सम 180 है, तो उसमें दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमेनिंग एंगल आएगा वो 60 डिग्री। तो वहाँ से ये डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे डायरेक्ट उसने क्या किया है कि एक ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम, रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना बचेगा, मतलब 90 है, तो रिमेनिंग दो एंगल का सम मतलब 180 माइनस 90 करोगे तो 90 ही आएगा राइट। तो 90 में से डायरेक्ट उसने ये एंगल जो पता है वो डायरेक्ट माइनस कर दिया यहाँ पे। तो उस तरीके से है, बट आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ना समझ करके मैंने जो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है कि एंगल, तीनों एंगल के सम से भी वो आंसर निकालोगे तो वही आएगा। ओके, फिर एग्जाम्पल 3 में जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में ये बात हो रही है कि इन फिगर 9.20 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक से ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। तो AC और BD डायगोनल्स है। इफ DBC इज 55 डिग्री, तो DBC मतलब ये वाला एंगल 55 डिग्री है, और BAC ये 45 डिग्री राइट, ये 45 डिग्री और ये 55 डिग्री है। हमें जो निकालना है BCD, हमें ये एंगल निकालना है। ओके, तो ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, हमें पता था। अगर ये एंगल हम समहाउ निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एंगल जो CAD होगा, तो एंगल CAD एंगल DBC के बराबर होगा, तो 55 डिग्री DBC तो दिया ही है राइट। तो एंगल जो CAD होगा ये भी 55 डिग्री हो गया। तो 55 प्लस 45 जो है, ये एंगल जो होगा वो DAB जो एंगल आया, इन दोनों को सम करके 100 डिग्री हो गया। तो DAB प्लस BCD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम है 180 डिग्री। हमने बताया कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वहाँ से BCD मतलब DAB हमने ऊपर निकाल लिया, तो 180 में से 100 माइनस कर दिया तो हमें 80 डिग्री मिल गया, तो वो BCD एंगल हो गया, और ये हमें निकालना था। ओके, फिर एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स A एंड B, AD एंड AC आर द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल, जो कि फिगर 9.21 में दिया गया। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC।
तो बी जो है वो डी सी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो एंगल डी बी सी है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि बी एक लाइन सेगमेंट पे डी सी पे लाई करता है। तो अब यहाँ पे जो है ए डी क्या है, वो डायमीटर है। तो ए डी और ए सी दोनों डायमीटर, तो ए डी डायमीटर है, तो ए बी क्या है पॉइंट, ये पूरा सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री इधर से हो गया। तो ए बी डी जो है 90 है, एंगल इन द सेमी सर्कल पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ए बी डी जो है वो 90 डिग्री। सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी ये डायमीटर है और ये बी पॉइंट है वो सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इस पे जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो वो भी एंगल इन सेमी सर्कल है। अब दोनों को ऐड कर देंगे ए बी सी और ए बी डी और ए बी सी, तो वो उससे क्या एंगल आएगा, डी बी सी आएगा। मतलब दोनों एंगल को सम कर दिया तो 90 90 180 डिग्री है। तो मतलब ये पूरा एंगल सम करने पर 180 डिग्री है, मतलब ये एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए डी बी सी एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इससे ये प्रूफ होता है। तो डी बी सी अगर एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब बी लाइन सेगमेंट जो है डी सी पे लाई करता है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ओके, सो ये हो गया। फिर जो है एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल 5 में हमें ये प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो भी देखना है। बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, राइट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जैसे ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए एच है, तो ये इसको दो एंगल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पे ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ओके, सो ये हो गया। सो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच पाथ फॉर्म हो रहा है, तो वो साइक्लिक है कि नहीं वो प्रूव करना है। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमने पढ़ा था अभी लास्ट थ्योरम में कि अगर अपोजिट एंगल्स के पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री अगर हम प्रूव कर दें तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट्रक्शन वाइज वहाँ पे ये बताया गया कि एंगल बाइसेक्टर ए एच बी एफ सी एफ डी एच, जो कि यहाँ पे हमने समझाया आपको, ए बी सी डी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उनसे एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच यहाँ पे ये बीच में फॉर्म हो रहा है। ओके, अब एफ ई एच जो है एंगल, एफ ई एच की मतलब क्या हो गया, एफ ई एच, ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, ए ई बी एंगल के बराबर होगा। तो ए ई बी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल एफ ई एच ए ई बी एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे क्यों, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल हैं उनको माइनस कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाई का मतलब यहाँ पे क्यों होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से रिमेनिंग दो एंगल को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला एंगल ई ए बी और ई बी ए, ये वाला एंगल अगर माइनस कर देंगे, ई बी ए मतलब ये वाला एंगल और ई ए बी मतलब ये वाला एंगल, दोनों माइनस कर देंगे तो 180 तीनों का सम होता है। तो 180 में से दो एंगल माइनस कर दिया तो जो बच्चे रिमेनिंग एंगल आएगा वो ए बी आएगा, तो वही यहाँ पे उसके बराबर लिख दिया गया है। तो ई ए बी जो है, ई ए बी और ई बी ए जो है ना, वो एंगल ए और बी का हाफ हो जाएगा। क्योंकि ये ई ए बी की बात करें तो ये एंगल ए का, चूँकि ये एक बाइसेक्टर है, राइट, तो ये हाफ ऑफ द एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए को दो, एंगल ए का जो आधा होगा वो ये होगा, क्योंकि ये ई ए जो है वो बाइसेक्टर है एंगल। इसी तरीके से बी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल है ये वाला पूरा एंगल ये हाफ ऑफ द एंगल बी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ए और बी के टर्म में वो लिख दिया गया। तो ई ए बी की जगह पे
ये लिख दिया गया और EBA की जगह पे ये लिख दिया गया। सिमिलरली जो FGH है ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा इस एंगल के बराबर, तो वर्टिकली अपोजिट होगा CGD के, तो CGD मतलब ये वाला एंगल। वही CGD निकालने के लिए जो ट्रेंगल के तीनों एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से रिमेनिंग 2 एंगल जो है GCD और GDC, तो GCD ये हो गया और GDC ये हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल माइनस कर दिया 180 में से, तो वो CGD के बराबर हो जाएगा एंगल, CGD के एंगल के बराबर हो गया, राइट। अब GCD जो है सिमिलरली वही GCD एंगल जो होगा वो C एंगल का मतलब हाफ हो जाएगा, जो कि वो CG जो है वो क्या है, इस पूरे एंगल C का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है मतलब ये लाइन जो है वो दोनों इस पूरे एंगल को हाफ में डिवाइड कर रही है, तो GCD जो है वो हाफ दी C एंगल हो गया, तो यहाँ पे हाफ ऑफ दी C एंगल हो गया। फिर GDC की जगह पे सिमिलरली GD भी वो भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी जगह पे हाफ ऑफ द एंगल D हो गया। अब ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी और वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हो गया, जो यहाँ पे रीजन है वही रीजन यहाँ पे भी होगा। ओके, अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो FEH और FGH वर्टिकली अपोजिट एंगल ही, मतलब ये एंगल निकाला, ये एंगल निकाला और ये एंगल निकाला, अब दोनों एंगल को जोड़ दिया था। ये अगर 180 के डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, वो क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो उन दो सबको ऐड किया, मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में दिया गया और राइट साइड को राइट साइड में ऐड किया, तो इतना प्लस इतना है ना, ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 180 ये मिला के 360, हाफ ऑफ ABCD हो गया। तो ABCD किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम लोगे इंटरनल एंगल का सम, तो वो 360 हो जाएगा। तो 360 माइनस हाफ ऑफ 360 तो 180 हो गया। तो 360 में से 180 घटाओगे तो 180 डिग्री हो गया। तो जो थ्योरम 9.11 में लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल में वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर का सम जो होगा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब जो EFGH जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।